DJ Moral Stories। सोने का खेत। धरती माँ जमीन से बाहर निकलती है और मुकुंद को जादुई जल देती है, जिससे मुकुंद के खेत में सोने के बिस्कुट और स्वर्ण मुद्राएं उगते हैं। अरे वाह, मेरा खेत तो सोने का खेत बन गया। ये तो वाकई में कमाल ही हो गया। ये कहानी है मुकुंद और उसके छोटे भाई अतुल की। अतुल और मुकुंद दोनों के माता पिता उन्हें बचपन में ही एक हादसे में इस दुनिया से छोड़कर चले गए, जिसके बाद मुकुंद अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने छोटे भाई अतुल के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए खेती बाड़ी करने लगता है। चाहे जो भी हो, मुझे मेहनत करके छोटे का भविष्य उज्जवल बनाना है। फिर उसके लिए अगर मुझे मेरी सारी ख्वाहिशों की बलि भी चढ़ानी पड़ जाए तो भी मुझे कोई शिकवा नहीं। जहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर मुकुंद अतुल को पढ़ा लिखा कर उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा था, वहीं अतुल उतना ही उसका तिरस्कार कर रहा था। कितना खेलेगा तू छोटे? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म फुलके सेक देता हूँ। उसके बाद तू सीधे लालटेन जलाकर पढ़ने बैठेगा। 100 बात की एक बात। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तुम खुद को मेरा बाप मत समझो। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। अतुल जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे वो बदतमीज और बिगड़ैल होने लगता है। अतुल कॉलेज की परीक्षाओं में भी फेल हो जाता है और वो गंदे स्वभाव वाले दोस्तों की संगत में पड़कर खूब बुरा बनने लगता है। जहाँ दिन रात मुकुंद खून पसीना बहाकर मेहनत से अतुल के लिए पैसे कमा रहा है, वहीं अतुल को अपने बड़े भाई के इस त्याग और परिश्रम की जरा भी परवाह एवं कदर नहीं होती। वक्त बीत जाता है और अतुल की शादी वंदना नाम की एक लड़की से होती है। वंदना के आने के बाद अब मुकुंद वंदना की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, लेकिन वंदना अतुल को मुकुंद के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। अतुल, कब तक हम तुम्हारे भाई के साथ रहेंगे? अरे बोझ बनकर हमारे साथ रहता है तुम्हारा वो भाई मुकुंद। तो अब मैं क्या करूं इसमें? तुम ही बताओ वंदना। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा अतुल। मुकुंद भाई ने हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनके नाम पर इतने सारे खेत हैं, इतने घर हैं, इतना धन है उनके पास। बस अब बारी आ गई है हमें उस सबको अपना बनाने का। मतलब ये कि अब हम मुकुंद भाई की सारी जायदाद हड़पने वाले हैं। लेकिन वंदना, ये कैसे हो पाएगा? वंदना के पास हर मुश्किल से भी मुश्किल चीज का तोड़ है। हम चालाकी से उनकी जायदाद को अपने नाम कर लेंगे और फिर लात से धक्का मारकर उन्हें इस घर के बाहर निकालेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही सॉलिड आइडिया है वंदना। अतुल और वंदना वकील से जायदाद के कागज बनवा लेते हैं और जब मुकुंद गहरी नींद में होता है, तभी अतुल उसके अंगूठे के छापे लगवाकर उसकी सारी जायदाद अपने और अपनी बीवी वंदना के नाम कर लेता है और मुकुंद के नाम पर सिर्फ एक बंजर खेत ही छोड़ देता है। अगली सुबह वंदना और अतुल मुकुंद को लात मारकर घर के बाहर निकाल देते हैं। छोटे, तू ये क्या कर रहा है? तू मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहा है? क्योंकि अब ये घर तेरा नहीं मेरा है। तेरी सारी जायदाद मेरी है, सिवाय उस जंगल के पास वाले बंजर खेत के। क्या? अपनी मनहूस शक्ल के साथ दफा हो जाओ यहाँ से, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगी। तुम दोनों ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे छोटे ने, मेरा छोटा जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, जिसकी खुशियों के लिए मैंने अपनी सारी खुशियां त्याग दी, उसने आज मुझे ये दिन दिखाया। ये तूने बहुत बहुत गलत किया छोटे। अरे जा जा, सुबह सुबह बोर मत कर। पतली गली पकड़ और 9-2-11 हो जा जल्दी। धोखे से ही सही, लेकिन अब तेरी सारी जायदाद का मालिक हूँ मैं। मुकुंद को अपने जीवन का सबसे बड़ा धोखा मिला था। उसकी दुनिया तो मानो एक पल में ही इधर से उधर हो चुकी थी। वो हमेशा जिस मंदिर में जाता था,
वो उस दिन भी उसी मंदिर में जाकर रहता है। पंडित जी, मैंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा मेरे ही पीठ में खंजर भोंपेगा। चिंता मत करो मुकुंद बेटा, तुम ईश्वर के प्यारे भक्त हो। तुमने एक बड़े भाई होने के साथ साथ एक माता और पिता का कर्तव्य भी निभाया है। अब जो भी हुआ उसे भूलकर हिम्मत ना हारते हुए अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। ऊपर वाला है सही और गलत का हिसाब करने के लिए। मुकुंद को बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो एक नई शुरुआत करके गांव के कुछ जमींदारों के पास जाकर काम मांगने लगता है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ जमींदार साहब, मुझे काम दे दो। मेरा ना रहने का ठिकाना है, ना खाने पीने का। फिलहाल तो मेरे पास बहुत सारे किसान पड़े हैं और जमीन भी भरी हुई है सारी। अब तू ही बता मुकुंद, मेरे सर पे खेती करेगा क्या? मुकुंद बहुत हताश हो जाता है, लेकिन वो हार माने बिना निरंतर गांव में अलग अलग जमींदारों के पास जाता रहता है, लेकिन हर कोई उसे मना करता है। माफ करना भैया, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। अगले सावन में आना, तब तक मैं 1-2 नई जमीन खरीद लूंगा। अब मुकुंद थका हारा अपने बंजर खेत के पास लौटता है। इस बंजर जमीन पर तो कोई फसल नहीं उगेगी। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कैसे भरूं अपना पेट? मुकुंद बहुत उदास होता है। तभी अचानक से वहाँ की हवा तेज चलने लगती है और जमीन में से धरती माता बाहर आती हैं और मुकुंद के सामने प्रकट हो जाती हैं। धरती माता को देख मुकुंद चौंक जाता है। मुकुंद बेटा, मैं धरती माता हूँ। तुम्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुश्किलों को दूर करने के लिए मैं आ गई हूँ। माँ, आपको शत शत प्रणाम। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे छोटे भाई ने धोखा दिया है और तुम्हारा सब कुछ लूटकर सिर्फ ये बंजर खेत तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। लेकिन अब यही बंजर खेत बनेगा एक सोने का खेत। क्या? हाँ बेटा, ये लो, ये जादुई स्वर्ण जल है। इसे इस बंजर जमीन पर छिड़क दो और फिर देखना, कल सुबह तक इस खेत में सोने के बिस्कुट और सोने के सिक्कों की फसल उगेगी। अरे वाह, ये तो गजब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने मेरे सोने के खेतों में चोरी करने का प्रयास किया तो? जो भी इस खेत की फसल को छुएगा वो अंधा और अपाहिज हो जाएगा। तुम एक बहुत ही नेक दिल और अच्छे स्वभाव वाले इंसान हो, जिसके मन में कोई मैल नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करना सही समझा। अपना ख्याल रखना मुकुंद। धन्यवाद धरती माता, आपकी जय हो। मुकुंद उस बंजर खेत में हर तरफ वो स्वर्ण जल छिड़कता है और अगली सुबह सच में उसके खेत में हर तरफ सोने के बिस्कुट और सोने के सिक्कों की फसल उग चुकी थी, जिसे देखकर मुकुंद हैरान और चकित रह जाता है। मेरी आंखें तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हैं कि ये सोने का खेत सच में है। ये किसी सपने की तरह लग रहा है। जय हो धरती माता की। मुकुंद अब उस सोने के खेत के बिस्कुट और सिक्के से बहुत धनवान हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा सुनार बनता है। वहीं उसका भाई अतुल शराब और जुआ खेलने में अपने सारे पैसे बर्बाद कर देता है और वंदना और अतुल दोनों सड़क पर आ जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों के पास मुकुंद से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। अतुल का सारा घमंड अब चकनाचूर हो चुका था और उसे और वंदना को अपनी सारी गलतियों का एहसास भी हो चुका था। मुझे माफ कर दीजिए मुकुंद भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके साथ जो मैंने किया है उसके बाद तो मैं माफी के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर भी विनती करता हूँ कि मुझे एक आखिरी मौका दे दो अपने आप को सुधारने का और एक नई शुरुआत करने का। हमें हमारे बुरे कर्मों का फल मिल चुका है मुकुंद भाई। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं। हमें माफ कर दीजिए और सुधरने का एक मौका दीजिए। मुकुंद अपने छोटे भाई को गले से लगाता है और उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। वो उन दोनों को माफ करके
उन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका देता है और वाकई में कुछ ही दिनों में अतुल सुधर जाता है और थोड़े महीनों बाद दोनों भाई एक साथ सोने का व्यापार संभालते हैं और भरपूर उन्नति करते हैं। आगे जाकर मुकुंद भी शादी कर लेता है और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहता है। संतोष एक गरीब किसान होता है जो अपनी माँ गायत्री, बीवी बिंदिया और बहन राधा के साथ रहता है। राधा की उम्र अब ब्याह करने लायक हो चुकी थी, इसलिए संतोष अब जी तोड़ मेहनत करके उसके ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन संतोष को एक और चिंता सताती है और वो होती है बल्लू सेठ की। भाग्यवान, बल्लू सेठ किसी भी वक्त आते ही होंगे। आज मेरी मोहलत का समय खत्म होने वाला है और मैंने अब तक उन्हें पैसे नहीं लौटाए हैं। जी अब हम क्या करेंगे? हे खाटू महाराज, न जाने क्या होगा आज। संतोष और बिंदिया आपस में बतिया ही रहे होते हैं, तब उनके दरवाजे पर खटखट होती है। दरवाजा खोलने पर बल्लू सेठ अपने आदमियों संग घर में घुसता है और वो संतोष को मारने लगता है। दर्द से कहराते हुए संतोष चिल्लाता है, आह, 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 मुझे दर्द हो रहा है बल्लू सेठ, मत मारिए। बल्लू सेठ, रहम कीजिए, मत मारिए इन्हें, मत मारिए मेरे भैया को। मेरा मुन्ना, अरे मत मारो उसे। बल्लू सेठ रुक जाता है और वो संतोष को गुस्से से कहता है, क्यों बे कमीने, तेरी 13वीं पर देगा क्या मुझे मेरे पैसे? मैं जानता हूँ तू अब भी कोई बहाना बना देगा, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। ए लड़के, इसके घर में जितना भी गहना है और पैसा है सब जमा कर लो। नहीं, नहीं बल्लू सेठ, ऐसा मत कीजिए। क्यों? जब तेरी अम्मा के दिल का ऑपरेशन कराना था तब तो तू जल्दबाजी में मुझसे पैसे लेकर गया था और तब तूने बड़ी डींगे हाँकी थी कि मैं सही समय पर पैसे दे दूंगा, हैं? पर वो मेरी छोटी, उसकी शादी करनी है इस साल, उस कारण मैंने। अरे बंद कर यार अपनी बकवास। बल्लू सेठ के आदमी पूरे घर को छानते हैं और वो अलमारी को तोड़कर उसमें से सारे गहने और संदूक में रखी संतोष की सारी जमा पूंजी ले लेते हैं। बढ़िया, लेकिन इतने में मेरा काम नहीं होने वाला। बचे हुए पैसों के लिए तुझे अपनी खेत की जमीन मेरे नाम करनी होगी। चल इन कागजों पर दस्तखत कर जल्दी। लेकिन वो करता है या तेरा सर फोड़ दूं, हैं? बेचारे संतोष को ना चाहते हुए भी बल्लू सेठ के खौफ से उन कागजों पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत करनी पड़ती है। इसके बाद बल्लू सेठ और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे संतोष भैया? पता नहीं छोटी, एक खेत ही था जिसमें मैं सब्जी उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था, परंतु अब तो मेरी रोजी रोटी का जरिया ही नहीं रहा। ऊपर से राधा के ब्याह के लिए जो पैसे जुटाए थे वो भी ले गया वो क्रूर बल्लू सेठ। सत्यानाश हो उस कलमुहे साहूकार बल्लू का। संतोष अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो यहाँ से वहाँ तपती धूप में नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगता है। इतनी भीषण गर्मी होती है जैसे मानो इंसान किसी गर्म तवे पर चल रहा हो और उसमें संतोष की चप्पल टूट जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो आसपास कोई मोची भी नहीं है। लाचार संतोष नंगे पांव ही आगे चलता है। उसके पैरों को गर्म चटके तो लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उफ किए बिना आगे चलता ही जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे वाह, कुआं! गला बहुत सूखा हुआ है, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, तनिक पानी पी लेता हूँ। संतोष उस कुएं में से पानी पीने जाता है। तभी उसे उस कुएं में एक गाय दिखाई देती है।
जो मुसीबत में फंसी सी होती है। ये क्या? ये गाय इस कुएं में? लगता है ये गलती से इस कुएं में गिर गई होगी। मुझे इस बेचारी बेजुबान की मदद करनी चाहिए। संतोष अपने घर जाकर रस्सी लाता है और वो रस्सी से गाय को कुएं से बाहर निकालता है और कुएं से निकलने के बाद वो गाय एक परी में बदल जाती है। उस परी को देख संतोष की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक परी? हाँ, मैं हूँ नैना परी। मैं परी लोक की राजकुमारी हूँ। दरअसल एक दुष्ट जादूगर ने मुझ संग जबरदस्ती विवाह करना चाहा और जब मैंने इनकार कर दिया तभी उसने मुझे अपने जादू से एक गाय बना दिया और इस कुएं में ढकेल दिया। मैं गाय बनकर अपनी शक्तियों का कोई इस्तेमाल कर नहीं पा रही थी। धन्यवाद मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए। जी कोई बात नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम्हारा नाम संतोष है और तुम बहुत ही तनावग्रस्त हो, है ना? मैं तुम्हारे दुख को भली भांति जानती हूँ। क्या? आपको ये सब कैसे पता? परी हूँ मैं और परियां मनुष्यों के मन को पढ़ सकती हैं। लेकिन तुम घबराओ मत संतोष, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर नैना परी वहाँ पर एक जादुई एटीएम मशीन प्रकट करती है जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। संतोष चकित हो जाता है। अरे वाह, एक सोना निकालने वाली एटीएम मशीन। हाँ, लेकिन ये कोई साधारण मशीन नहीं है। ये एक जादुई एटीएम मशीन है। तुम जब चाहो इसमें से सोना निकाल सकते हो, लेकिन याद रहे इसका उपयोग सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करना। बुरे काम के लिए करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। जी जी नैना परी, आपका खूब खूब आभार। संतोष उस जादुई एटीएम मशीन से ढेर सारा सोना निकालकर अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है और वो अब पूरी तरह अमीर हो जाता है। वो अपने परिवार संग एक बड़े बंगले में रहने लगता है। खाटू महाराज की जय हो। इस जादुई एटीएम मशीन के आने से हमारा जीवन ही बदल गया। मेरे मुन्ना ने गांव का सबसे पहला रेस्टोरेंट खोला है बिंदिया बहू। मैं तो बहुत खुश हूँ। और भैया तो अब गरीबों के लिए मुफ्त के अस्पताल, पाठशाला, राशन पानी की दुकानें ये सब भी खोलने वाले हैं। जिन कठिनाइयों का हमने सामना किया अब इस गांव का और कोई गरीब नहीं करेगा। मैं जादुई एटीएम मशीन की सहायता से सबका मंगल करूंगा। संतोष रेस्टोरेंट तो चला ही रहा होता है, लेकिन साथ ही वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करता है। संतोष के रेस्टोरेंट के बगल में ही एक ढाबा होता है और वो ढाबा बल्लू सेठ का होता है। बल्लू सेठ अमीर संतोष को देखकर भौचक्का रह जाता है। अरे दादा, इस गरीब के पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो इसने ये रेस्टोरेंट खोल लिया, और साथ ही गांव के गरीबों के लिए भी ये बहुत कुछ कर रहा है। दाल में कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। बल्लू को संतोष पर शक हो जाता है। संतोष अपनी बहन राधा की शादी करा देता है और बिंदिया और वो दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर रेस्टोरेंट को संभालते हैं। ग्राहकों को उनके हाथ के खाने का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वाह भाई वाह, इतनी जायकेदार बिरयानी तो मैंने कहीं नहीं खाई। खाना वाकई बहुत लाजवाब है। पेट तो भर जाएगा, लेकिन लगता है मन नहीं भरने वाला। एक वो बल्लू सेठ का ढाबा जहाँ महंगे दाम पे इतना बेस्वाद खाना मिलता है, और एक है आपका ये सुंदर सा रेस्टोरेंट जहाँ किफायती दाम पे ही स्वादिष्ट और लाजवाब खाना मिलता है। बल्लू जब ये सब सुनता है तब उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बल्लू अगले दिन संतोष के बंगले के बाहर खिड़की से झांक कर देखता है। तभी वो देखता है कि संतोष एक सोना निकलते हुए जादुई एटीएम मशीन से सोना ले रहा है। अच्छा, तो ये है वो साधन जिसके जरिए ये कल का भिखारी आज अमीर बन गया है। नहीं,
मैं इसकी ये जादू एटीएम मशीन को तो चुरा कर ही रहूंगा और मैं इससे भी ज्यादा अमीर बनूंगा और इसे इसकी औकात दिखा के ही रहूंगा। बल्लू वहीं रुकता है और जब संतोष और बिंदिया कमरे से बाहर चले जाते हैं तब उनकी गैर मौजूदगी में वो कमरे में घुसकर उस जादुई एटीएम मशीन को चुरा कर ले जाने लगता है। तभी उस एटीएम मशीन में से सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े निकलते हैं, जिन्हें देख बल्लू का कलेजा मुंह तक आ जाता है। नहीं, बचाओ! वो सांप बिच्छू बल्लू पर हमला करते हैं और उसका हाल बद से बदतर कर देते हैं। तभी वहाँ संतोष और बिंदिया आते हैं। क्यों बल्लू, मिल गई ना तुम्हें अपने लालच की सजा? तुम्हारे कुकर्मों के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। बल्लू को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो शर्मिंदा हो जाता है। वहीं संतोष उस जादुई एटीएम मशीन की हिफाजत करता है और उसका प्रयोग केवल अच्छे और नेक काम के लिए करता है।